सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, एक पैथोलॉजिस्ट के पास एक वाइट टैबलेट आती है सुसाइड सीन से, एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है, या तो वो एस्पिरिन है या पैरासिटामोल है, ठीक है। हमारे पास ये पीक्स दी हुई है, हमारे पास 5 पीक्स हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उन पीक्स के ऊपर कोटेड हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास एक तरीका तो ये है जो इस वक्त अली ने भी किया कि ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर दिया और वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन दोनों फॉर्मूलाज में भी देखे तो आइडिया हुआ कि पैरासिटामोल और इसके एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल है और एस्पिरिन के अंदर हाइड्रोजन एटम्स इस स्पेक्ट्रा से 1 लेस है। तो फिर ऑफ कोर्स ये पैरासिटामोल की ही डिस्कशन है, उसकी डिस्कशन एस्पिरिन नहीं होगा, ठीक है। ये एक इजियर मेथड है, ये आसानी से आपको ये बता देता है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट दैट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस मैं ये चीज भी गो थ्रू कर रहा हूँ कि किस तरह से हम मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट्स निकालेंगे। सो जस्ट अ सेकंड। तो वो तो कंफ्यूज करने के लिए सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वाले फिर देंगे ना? हाँ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा वहां पर नहीं होता, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। सो लेट्स गो विद द मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट। पहले एस्पिरिन को देख लेते हैं, बल्कि पैरासिटामोल तो इजियर आंसर है, इसको देख लेते हैं। ये 3 हाइड्रोजन एटम्स, ये वाला 3H होगा, ये NH का अकेला हाइड्रोजन इन दोनों में से कोई 1H है और OH का भी अकेला इन दोनों में से कोई 1H है, ठीक। जो 2 हाइड्रोजन एटम इधर या 2 हाइड्रोजन एटम इधर हैं, इसको भी हम देख सकते हैं। इन दो का मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट OH की तरतीब है, N से दूर है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट O से दूर है, N से करीब है। इस तरह से चेक हो सकता है, ठीक है। इवन समटाइम्स इसे सिस और ट्रांस बेसिस पे में सिस बेसिस पे भी किया जा सकता है कि ऊपर वाले 2 का एनवायरनमेंट और नीचे वाले 2 का एनवायरनमेंट और, ठीक है। इस तरतीब से भी देखा जा सकता है। वेल व्हिचएवर वे यू गो विद, ठीक है। इसके आंसर्स ऑलमोस्ट बहुत क्लोज और जो थे और आंसर्स ठीक आएंगे और एनवायरनमेंट्स भी प्रूव हो जाएंगे, ठीक। वेल इफ वी टॉक अबाउट एस्पिरिन, तो ये वाला 3H जो है, ये वाली लाइन है, ठीक है। OH में एक H बनता है, उसके अलावा जो ये 2H हैं इनका मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट और जो ये 2H हैं इनका मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट और आएगा, ठीक है। तो वो 2H और 2H हो जाते हैं। तो इसमें एक 1H मिसिंग है, स्पेक्ट्रा में ज्यादा है जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ठीक। तो इस वजह से हम कह रहे थे कि एस्पिरिन नहीं है। बहरहाल फिर भी मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट्स को इस तरतीब से डिस्कस किया गया है, ठीक, ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। बल्कि नेक्स्ट हेडिंग है आइडेंटिफाई करना OH या NH का सिग्नल NMR स्पेक्ट्रम में। इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। OH पीक स्प्लिट नहीं होते यूजुअली क्योंकि एटम्स कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज हो रहे होते हैं, और ये बात हमने ये लास्ट 4th पॉइंट में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है। इसके अलावा हम पहले से भी पढ़ चुके होते हैं कि NH और OH के लिए जो आंसर्स होते हैं वो सेम नहीं आते। वो कहाँ पर है? ये जो आपका डाटा टेबल दिया हुआ है उसके नीचे इसने A में एक सेपरेट पॉइंट लिखा हुआ है कि OH NH केमिकल शिफ्ट्स बहुत वेरिएबल हैं। समटाइम्स जो लिमिट ऊपर लिखी हुई है उससे बाहर भी आ जाते हैं, समटाइम्स ब्रॉड सिग्नल भी आ जाते हैं, लेकिन स्प्लिट पीक्स यूजुअली नहीं बनती, पीक्स अलग-अलग नहीं होती। तो OH और NH जो है उन्हें एक्चुअली में फाइंड आउट करना या स्पेसिफाई करना, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, मुश्किल काम है हमारे लिए, ठीक। तो इस वजह से उसके लिए एक सेपरेट हमारे पास बुक में पैराग्राफ है जो इसको भी आपके लिए इजी करेगा, ठीक। ना सिर्फ हम इसकी रीजनिंग डिस्कस करेंगे बल्कि इसे इजी करेंगे। और ये जो OH NH की रीजनिंग यहाँ पर इन्होंने कोट की हुई है, ये रीजनिंग बहुत मर्तबा पास पेपर क्वेश्चंस में आ चुकी हुई है। ये यूजुअली 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है, आपको कॉमनली पेपर 4 में मिलेगा, ये अच्छी तरह से समझिएगा। OH का सिग्नल हाई रेजोल्यूशन NMR स्पेक्ट्रम में एथनॉल के सिंगल पीक के तौर पे पेयर करता है, ठीक है। हमने पेज 442 पे देखा कि ये पीक स्प्लिट नहीं होती नेबरिंग कार्बन एटम से, CH2 ग्रुप से। OH के साथ अगला ही, ये देखें इस H के नेबर में ये CH2 है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2+1 के हिसाब से इसका ट्रिपलेट बनना चाहिए। इसका ट्रिपलेट नहीं आता, इसकी सिंगल पीक आती है। चाहे तो हम पीछे जाके देख लेते हैं, एक मिनट। आप ये देखें इसकी सिंगल पीक आ रही है, नोटिस कर रहे हैं ये सिंगल क्यों आ रही है? इसके साथ तो CH2 था, N+1 रूल के हिसाब से इसका ट्रिपलेट आना चाहिए, जैसे इसका ट्रिपलेट आया वैसे इसका भी ट्रिपलेट आना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ठीक।
तो इसी की हम रीजन डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स में, तो समझ से करना है। रीजन क्या है हमारे पास कि OH का प्रोटॉन एक्सचेंज होता है बहुत रैपिडली प्रोटॉन्स के साथ अगर ट्रेसेस में सिस्टम में वाटर प्रेजेंट हो या कोई एसिड प्रेजेंट हो। आप नोटिस करें सिस्टम में वाटर प्रेजेंट है, उसका H उसने ब्लू और इसका रेड कर दिया है, और वो दिखा रहा है कि ये H आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं वेरी इजीली एंड वेरी रैपिडली। ये एक ऑनगोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये मुसलसल सिस्टम में होता रहता है, और इवन ट्रेसेस भी प्रेजेंट हो। उसने ट्रेसेस लिखा है, याद रखिए ट्रेस का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज सिस्टम के अंदर पार्ट्स पर मिलियन में लोएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होती है, 10 पार्ट्स पर मिलियन तक, यानी 10 लाख पार्ट्स में सिर्फ 10 पार्ट्स भी हों, जो कि एक बहुत थोड़ी अमाउंट है। इतना थोड़ा वाटर या हमारे सिस्टम में कहीं से भी आ सकता है, इवन विद मॉइस्चर आ सकता है, तो उसके साथ ये काम हो जाएगा, ठीक है। और जब उसके साथ ये वाली चीज होगी तो आपके पास सिग्नल जो है वो स्प्लिट नहीं होगा, कोई स्प्लिटिंग पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, बल्कि एक शार्प सिग्नल पीक अपेयर होगी, ठीक। ये इसकी बहुत बेसिक और सिंपल सी रीजन है, इतनी ही रीजन लिखना काफी होगा। हाइड्रोजन एटम्स जो इन्वॉल्व होते हैं रिवर्सिबल प्रोटॉन एक्सचेंज में, उनको उसने रेड और ब्लू करके इक्वेशन शो की है ताकि इसे समझने में मसला ना हो। एक्सचेंज इतना रैपिड होता है कि सिग्नल जो OH का होता है वो सिंगल पीक के तौर पे आता है। ये एक्सचेंज जो होता है अमाइंस में भी होता है, अमाइड में भी होता है, जिसके अंदर NH ग्रुप होता है। इसी वजह से आपके जहन में भी ये बात होगी कि OH के अंदर तो आ जाता है, NH के अंदर क्यों आता है? तो ये OH और NH दोनों में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। तो बेटा उसने वो सारे केसेस जिनमें हाइड्रोजन हो सकता है और रिप्लेस हो सकता है हम गो थ्रू कर लेते हैं। अल्कोहल्स ROH, फिनोल्स जिसमें एरीन या बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें R के साथ COOH हो, ठीक है। इसमें वैसे से अराइल बेस्ड कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखने चाहिए थे, उसने नहीं कोट किए, उनमें भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक। अमाइंस NH2 NH वाली, याद रखिएगा कि टर्शरी अमाइन यहाँ पे डिस्कस नहीं हुई, टर्शरी के अंदर वो वाला हाइड्रोजन होता ही नहीं है। एराइल अमाइंस, ठीक है, या एरीन्स NH2 वाले, या अमाइड्स CONH2 या CONH वाले, ठीक है। तो वो सही, तो हमारे पास इस तरतीब से आपके पास ये कंसिडर हो सकता है, और उन्होंने उसकी रेंजेस ये केमिकल शिफ्ट्स बताई हुई हैं, ठीक। तो उस टेबल के अलावा जो ऊपर हमारे पास डाटा में होता है, ये एक और है जो हमें ज़हन में रखना होता है। ये भी वैसे हमारे पास बाय द वे डाटा में होता है। इसके लिए थोड़ी सी इलैबोरेशन वो और देते हैं, वो भी समझ लेते हैं। ये रेंजेस ओवरलैप करती हैं केमिकल शिफ्ट्स के साथ, दूसरी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स के साथ। सिग्नल अपीयर कर सकते हैं आउटसाइड द कोटेड रेंजेस अंडर सर्टेन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल चॉइस ऑफ सॉल्वेंट चेंज हो तो ये सिग्नल बाहर जा सकता है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो ये सिग्नल बाहर जा सकता है। ये NMR स्पेक्ट्रा को डिफिकल्ट कर देता है इंटरप्रेट करने के लिए, लेकिन एक टेक्निक होती है हमारे पास पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करने की OH या NH ग्रुप्स को मॉलिक्यूल में, उनकी पीक्स डिसअपीयर हो जाती है फ्रॉम द स्पेक्ट्रा अगर हम थोड़ी सी अमाउंट में D2O सैंपल के अंदर डाल दें। डी जो है ड्यूट्रियम या ड्यूट्रियम ऑक्साइड, वो एक्चुअली 2 हाइड्रोजन वाले के लिए होता है, ये हैवी वाटर होता है, ठीक है। ये एक्सचेंज कर जाता है इरिवर्सिबली विद द प्रोटॉन्स OH, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो स्लाइटली डिफरेंटली हो जाती है। आप देखेंगे OH प्लस D2O है तो OD प्लस HOD बन जाएगा, या हमारे पास अमाइड NHCO है और D2O है तो NDCO HOD बन जाएगा, ठीक है। तो ड्यूट्रियम एटम्स एब्जॉर्ब नहीं करते सेम रीजन में इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम के जो कि प्रोटियम या सिंपल प्रोटॉन्स करते हैं, जिसकी वजह से OH और NH का सिग्नल जो होता है वो NMR स्पेक्ट्रम से वैसे ही गायब हो जाता है। By checking against the peaks of original NMR without D2O, ठीक है, हम चेक कर सकते हैं कि OH NH ग्रुप्स सैंपल में प्रेजेंट हैं या नहीं है, ठीक है। और H1 एटम जो है OH या NH ग्रुप में रेफर किया जा सकता है एज लिबाइल प्रोटॉन के तौर पे, ठीक है, जो हमारे पास अगर हम D2O के साथ करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है?
इस चीज का मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, ये एक्चुअली आपके क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कर सकता है। मतलब क्या अंदाज हो सकता है क्वेश्चन का? क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिंपल एक ही स्पेक्ट्रम हो और वो D2O के साथ हो। अब जब D2O के साथ स्पेक्ट्रम होगा तो स्पेक्ट्रम में सारे प्रोटॉन्स की लाइंस होंगी, लेकिन NH या OH मिसिंग होगा। क्यों? क्योंकि D2O वाले सिस्टम में वो सिग्नल डिसअपियर कर जाता है। जो बात इसने आखिरी पैराग्राफ में लिखी हुई है, ऐसे भी हो सकता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में दो स्पेक्ट्रम्स दे दें, एक H2O बेस्ड स्पेक्ट्रम और एक D2O बेस्ड स्पेक्ट्रम। H2 बेस्ड स्पेक्ट्रम में हमारे पास कोई बड़ी वियर्ड सी वैल्यू आती हो NH या OH की, और गिवन रेंज से इवन बाहर चली जाती हो या रेंज के अंदर भी आती हो, ठीक है ना, हो वियर्ड, सिंपल हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और D2O में वही एक लाइन गायब हो, सिग्नल हो ही ना, वो पीक आती ना हो, ठीक है, और फिर कंपैरिजन क्वेश्चन हो। आपको इन दोनों तरह के क्वेश्चंस पास पेपर में मिलेंगे, ठीक है। ये बात सबको क्लियर होती है? जी सर। यस सर। जी सर। इसका मतलब ये है कि हम बड़े आराम से एक पीक को छोड़ के बाकी पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम जिस तरह से हम यूजुअली सॉल्व करते हैं हम कर सकते हैं।